अगर ये सोच के बैठोगे कि मूड नहीं है, नहीं पढ़ना, फिर भी पन्ने पलट लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो नहीं पढ़ा जाएगा। इसीलिए मैनिफेस्ट करो कि मैं पढ़ूंगी तो मुझे चैप्टर याद हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस आज हो जाएंगे और फिर पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसीलिए अगर आपको बायो में कंप्लीटली 360 स्कोर करना है तो 11th और 12th दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए, और बॉटनी और जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स में 11th और 12th स्ट्रांग होनी। एनसीईआरटी के डायग्राम्स पढ़ो, एनसीईआरटी में से ही आएगा पेपर, एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे। ओके, सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर 2025। मतलब कि नीट 2025 में बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, हम सबको पता है, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि बेटा एनसीईआरटी पढ़नी है, पेपर एनसीईआरटी में से ही आएगा। ये चीज तो सबको पता है कि पेपर एनसीईआरटी में से ही आएगा, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी सबके बायो में 360 क्यों नहीं आते? सबको पता है दो पतली पतली बुक्स पढ़नी है, इन्हीं दो बुक्स में से पेपर आएगा, लेकिन फिर भी हम सबके 360 नहीं आते, इवन 300 प्लस भी मार्क्स नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं तो लैग हो रहा होगा ना। जब पता है कि ये पढ़ना है, इसमें से ही पढ़ना है, ये क्वेश्चंस करने हैं, सब पता है, लेकिन फिर भी हम नहीं अचीव कर पा रहे 360। तो आज हम वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ये वो स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत सारे टॉपर्स से इंटरव्यू लेने के बाद इंटीग्रेट की हुई है। मैं जितनी भी चीजें आपको बताऊंगी कुछ भी फेक नहीं रही हूँ। सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगी वो साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें हैं कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब चाहे आप एनसीईआरटी जूलॉजी की पढ़ लो, बॉटनी की पढ़ लो, फिजिक्स की पढ़ लो, केमिस्ट्री की पढ़ लो, किसी की भी पढ़ लो, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं जो कि हम सब में लैक करती हैं। सबसे पहली चीज है मैनिफेस्टेशन, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी, जो हम में से किसी में भी नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैनिफेस्टेशन होता है कि सोचो, अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी एनसीईआरटी, मुझे समझ ही नहीं आती, मुझसे याद होता ही नहीं है, तो नहीं होगा। अगर ये सोच के बैठोगे कि मूड नहीं है, नहीं पढ़ना, फिर भी पन्ने पलट लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो नहीं पढ़ा जाएगा। इसीलिए मैनिफेस्ट करो कि मैं पढ़ूंगी तो मुझे चैप्टर याद हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस आज हो जाएंगे और फिर पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। कंसिस्टेंसी क्या होती है? वही मैं आपको जो हमेशा बोलती हूँ, 2-3 दिन पढ़ते हैं, फिर 3-4 दिन का ब्रेक लग जाता है, फिर 2-3 दिन पढ़ते हैं, फिर 3-4 दिन का ब्रेक लग जाता है। होता है किसी के साथ ऐसे? ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। और कंसिस्टेंसी ना होने का रीजन क्या है? कि हम इधर उधर भटक जाते हैं। दोस्त ने कॉल कर लिया, चल भाई घूम के आते हैं, चल घूम लेते हैं। फ्रेंड ने कॉल किया, शॉपिंग पे चल रही है क्या, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। ये सब हम सबके कॉमन रीजंस होते हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, सच बता रही हूँ, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और अगर आप डेली पढ़ते हो ना, तो आपका ग्राफ इंक्रीज ही होगा। लेकिन आप चाहे जितने भी इंटेलिजेंट हो और आप 1-2 दिन पढ़ते हो, फिर 3-4 दिन नहीं पढ़ते हो, तो आपका ग्राफ इंक्रीज नहीं होगा। वो ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा, और ऐसा ग्राफ कभी भी कंप्लीटली ऊपर नहीं पहुंच सकता। अब आ जाते हैं बायो पे। ये तो दो कॉमन चीजें थी जो हमें हर सब्जेक्ट के लिए करनी जरूरी है। जब आप बायो की बात करते हो तो बायो में सबसे पहली चीज है आपकी 11th एंड 12th दोनों कंप्लीटली स्ट्रांग होनी चाहिए। हम में से कुछ लोगों की 11th स्ट्रांग होगी और कुछ लोगों की 12th स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों क्लासेस स्ट्रांग हो, 11th भी हो और 12th भी हो। अगर आपको नीट में 360 मार्क्स स्कोर करने हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि 11th भी स्ट्रांग होनी चाहिए और 12th भी इक्वली स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा लोड नहीं ले सकती कि हमने 11th तो पूरी रट रखी है लेकिन 12th में हमें कुछ नहीं आता, ये 12th तो हमने पूरी पढ़ रखी है लेकिन 11th हमें समझ नहीं आती। ऑब्वियसली आपको पता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, हर चैप्टर का वेटेज इक्वल है, इसीलिए दोनों बुक्स 11th और 12th पढ़नी जरूरी है। दूसरी चीज जूलॉजी एंड बॉटनी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी, वैसे तो बायो वाले बच्चों की जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही स्ट्रांग होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जूलॉजी ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि जूलॉजी इज रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, प्लांट एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन, इनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता और इनके एग्जाम्पल्स भी याद नहीं होते। इसीलिए अगर आपको बायो में कंप्लीटली 360 स्कोर करना है तो 11th और 12th दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए, और बॉटनी और जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स में 11th और 12th स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक पैटर्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि आपको सब बोलते हैं, वो क्या है? एनसीईआरटी। सब जूलॉजी बॉटनी के टीचर्स यही बोलते होंगे ना, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के डायग्राम्स पढ़ो, एनसीईआरटी में से ही आएगा पेपर, एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे।
है ना। मैं भी क्लास में यही बोलती हूँ ना, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में से ही पेपर आएगा। अब अपन बात करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे होती है। जब हम आपको क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, मतलब कि जब आप क्लास में पढ़ के जाते हो एनसीईआरटी, उस टाइम आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। जब मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ तब मैं आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर रही होती हूँ। उस टाइम आपको याद कुछ नहीं हो रहा है। ये नहीं समझना कि मैंने क्लास में पढ़ाया तो मुझे याद हो गया, नहीं। अगर आप इस चीज को ब्रेन से रिलेट करते हो तो उस टाइम आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं। आप अगर उस चीज को घर जाके वापस से एनसीईआरटी से रीड कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितनी देर, आधा घंटा, आधे घंटे में मुझे लगता है अपन रीड कर सकते हैं। जो मैंने क्लास में पढ़ाया अगर वो घर जाके आप वापस से रीड कर लोगे तो आपको अब वो चीज थोड़ी थोड़ी याद होने लगी है। आपको कंसेप्ट भी समझ आ गया और आपने रीड भी कर ली, तो आपको थोड़ा बहुत याद भी हो गया। उसके बाद मैं अगले दिन वापस पढ़ाऊंगी, फिर आप अगले दिन वापस से पढ़ोगे, और घर जाके जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है वो तो पढ़ोगे ही, जो मैंने लास्ट डे पढ़ाया था वो भी पढ़ोगे। जैसे जो मैंने मंडे को पढ़ाया वो आपने घर जाके मंडे को पढ़ लिया, जो मैंने ट्यूसडे को पढ़ाया ट्यूसडे को आपने मंडे का भी पढ़ा, ट्यूसडे का भी पढ़ा, जो मैंने वेडनेसडे को पढ़ाया आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन का पढ़ा। फिर आप थर्सडे को पढ़ोगे, मंडे का नहीं पढ़ोगे। अब किसका पढ़ोगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मतलब कि आपकी एक क्लास का रिवीजन 3 बार हो जाना चाहिए, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। जितनी बार रिवाइज करोगे ना, रिवीजन का टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। होता है ऐसा, पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर उसी चीज को कंटिन्यूअसली 2-3 बार पढ़ते हैं तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है। सिर्फ टाइम ही कम नहीं लगता, आपकी स्पीड भी बढ़ती है और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्योरी थ्योरी पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस नहीं करेंगे। इसीलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कौन से क्वेश्चंस करने होते हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के क्वेश्चंस देखे हैं कभी, बुकलेट होती है। अब उनसे क्या फायदा होगा, आप क्लास में कंसेप्ट समझ के गए, आपने घर जाके रीड भी कर ली, उसके बाद आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस भी लगा लिए। अब क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपके गलत होंगे, सारे तो सही नहीं होते, कुछ ना कुछ तो अपन गलती कर देते हैं। जब आप उन गलत क्वेश्चंस को देखोगे तो आप वापस एनसीईआरटी खोल के देखोगे कि यार ये क्वेश्चन मैंने गलत कैसे किया। अब जब आपने वापस उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में से रीड किया तो आपने वापस से एनसीईआरटी रीड की ना, और आपने वापस से एनसीईआरटी रीड की तो आपको वो चीज याद हो गई। क्योंकि जो चीज हम गलत करते हैं ना वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है। तो जो क्वेश्चंस जो आपने सही किए वो तो आपको याद थे ही, जो आपने गलत किए वो भी आपने एनसीईआरटी में से खोल के वापस देख लिए तो वो भी आपको याद हो गए। इसी के साथ जब आप क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपके मिसकॉन्सेप्शंस भी हटते हैं। मिसकॉन्सेप्शंस का मतलब है, हमें अभी तक लगता था कि जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होके नीचे आती है। हमें ये भी लगता था कि उस एंडोमेट्रियम के साथ एग भी नीचे आ जाता है, ब्लड के साथ। लगता होगा बहुत बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हमने क्वेश्चंस किए, चीजें अंडरस्टैंड की, तब क्या समझ आया कि एग बॉडी के बाहर नहीं आता, एग अंदर ही फेगोसाइटोज हो जाता है। तो ये मिसकंसेप्शंस ही हैं। एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी है वो तो पता होती है, लेकिन जो नहीं लिखी है वो कैसे पता लगती है, क्वेश्चंस करने से। इसीलिए क्वेश्चंस करना जरूरी है। अब एक और बहुत ही अच्छा तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का, जिसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। मैंने बहुत बच्चों को शायद बताया भी होगा जो मुझसे आगे पूछते हैं। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया एनसीईआरटी का, आपने उसको रीड कर लिया, आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए, उसको बंद करके रख दो। अब एक खाली पन्ना लो, उस खाली पन्ने पे जो जो याद है ना वो लिख दो, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में। नोट्स नहीं बनाने, मैं बोल रही हूँ नोट्स नहीं बनाने, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में जल्दी 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 लिख देना है। अब आपने चीजें पढ़ भी ली, आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, आपने क्वेश्चंस भी कर लिए, और जो जो आपके दिमाग में था वो आपने लिख भी दिया। जो चीज लिख देते हैं वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। तो अब आपका वो चैप्टर या वो पैराग्राफ या वो पेज बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। लेकिन अभी तक वो सिर्फ तैयार हुआ है, आपको याद है, लेकिन अब वो क्या जिंदगी भर याद रहेगा, या अभी पढ़ लिया तो नीट तक याद रहेगा, नहीं रहेगा। उसके लिए बार बार क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद लगता है मैम अब रिवीजन करने में जोर आता है कि अब ये चीज पढ़ ली, इसको कितनी बार रिवाइज करें। लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा, हम नहीं करते रिवीजन। बहुत बच्चों के साथ दिक्कत होती है, मैम रिवीजन करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है ना एक बार पढ़ लिया अब आ गया समझ। तो रिवीजन में इतना कुछ थोड़ी करना है, रिवीजन में तो आपको अब सिर्फ क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी। क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ चुके, क्वेश्चंस भी कर चुके,
उस चीज को लिख भी चुके, वो चीज याद है आपको, लेकिन आपको बार बार उसको एनसीईआरटी फटाफट 15 मिनट बैठो और उसको फटाफट फटाफट रीड कर दो। कभी ठाले बैठे हो, 10-15 मिनट बैठे, फटाफट फटाफट इसको रीड कर दिया, तो आपके दिमाग में तो रिवीजन हो गया ना उसका, और रिवीजन हुआ तो वो चीज लंबे टाइम तक याद रहेगी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज पीवाईक्यूज। अभी तक हमने क्या किए हैं, एनसीईआरटी पढ़ी है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस किए हैं, पीवाईक्यूज नहीं किए। पीवाईक्यूज कब करने हैं, जब आप पढ़ते हो, आप मान लो वीक में 6 दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे को एक्सक्लूड कर रही हूँ अभी मैं, संडे को कुछ और करेंगे। 6 दिन हमारे पास वीक में होते हैं। अब उन 6 दिन में आपको जूलॉजी पढ़नी है, बॉटनी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, सब सब्जेक्ट पढ़नी है। ऐसा नहीं होता ना एक वीक में सिर्फ जूलॉजी पढ़ी, अगले वीक में सिर्फ बॉटनी पढ़ी, उसके अगले वीक में फिजिक्स पढ़ी, ऐसा कभी नहीं पढ़ना होता। हमेशा एक वीक में चारों सब्जेक्ट्स कवर करनी होती है। तो जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आप पूरे दिन पढ़ते हो, आप दिन के 2 घंटे किसको दे दो, जूलॉजी को और बॉटनी को। एक दिन आपने जूलॉजी पढ़ी, अगले दिन बॉटनी, फिर जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर जूलॉजी, फिर बॉटनी। आपने इस वीक में जूलॉजी भी पढ़ ली, बॉटनी भी पढ़ ली, और आपने 6 दिन में जो पढ़ा उसका रिवीजन और पीवाईक्यूज कब करोगे, संडे को। पूरे वीक का रिवीजन भी हो गया, पीवाईक्यूज भी हो गए, और लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस तो जब पढ़ रहे थे तब कर ही रहे थे। इतने रिवीजन के बाद आपको लगता है कि कोई चीज छूट जाएगी, नहीं छूटेगी। हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, बस हो गया, मैम पढ़ ली एनसीईआरटी। बेटा अगर नीट में 360 स्कोर करने हैं ना, तो इस एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर कम से कम 15 से 20 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। जब 15 से 20 बार पढ़ोगे तब चीजें रिकॉल होंगी, बहुत जल्दी जल्दी याद होंगी। क्योंकि जब आप नीट देने बैठोगे, आप कोई भी मॉक टेस्ट दोगे, तो जब आप पहली रीडिंग लगाते हो ना क्वेश्चन पेपर की, उस टाइम आपके 75% क्वेश्चंस एक बार में हो जाने चाहिए। तब होता है कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगले 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कैलकुलेशन होती है या कुछ सोचना पड़ता है, तो उनको अपन साइड में रख देते हैं। लेकिन 75% क्वेश्चंस बायो वाले सेक्शन में इजी आते हैं। इसीलिए जब पहली बार पेपर पढ़ो तो आपके 75% क्वेश्चंस एक बार रीड करने में हो जानी चाहिए, तब मान के चलना कि 360 स्कोर हो पाएगा। उसके लिए अभी जो पेपर्स दे रहे हो उनमें भी सेम चीज होनी चाहिए कि अभी जो पेपर दोगे उसमें भी पहली बार में कितने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, 75% क्वेश्चंस एक बार रीड करते ही हो जाने चाहिए। 25% क्वेश्चन हम सेकंड रीडिंग के लिए रखते हैं कि अब ये वाला था, इसमें जैसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज वाला क्वेश्चन हो गया, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है, या फिर जितने भी कैलकुलेशन, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस हो गए, उनमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है। ऐसे क्वेश्चंस हम बाद के लिए रखते हैं, लेकिन जो थ्योरी का सीधा सीधा क्वेश्चन है वो हम एक बार में कर लेते हैं। और एनालाइज योर लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल का क्या मतलब है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चीजें सुन के बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। कुछ बच्चे क्लास में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको चीजें सुन के बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। कुछ बच्चे आपने देखे भी होंगे, एक बार क्लास में बैठते हैं, चीजें सुनते हैं और याद हो जाती है, तो वो उनकी लर्निंग स्टाइल है, उनको सुन के याद हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वीडियोस देखते हैं तो याद हो जाती है, वो उनकी लर्निंग स्टाइल है, उनको देख के याद होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीड करते हैं ना, तो एक बार रीड किया वो हमेशा याद रहता है, वो उनकी लर्निंग स्टाइल है। तो हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। कुछ बच्चों को क्लास में रह के समझ आता है, कुछ बच्चों को वीडियो देख के समझ आता है, और कुछ बच्चों को पढ़ के समझ आता है। तो अपनी लर्निंग स्टाइल को पहचानो कि मुझे समझ कैसे आता है, क्योंकि देखो याद तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, टीचर आपको सिर्फ समझा सकता है। क्लास में आपको याद कुछ नहीं हो रहा, ये कभी नहीं मानना कि क्लास में मैं बैठी तो मुझे याद हो गया। क्लास में सिर्फ आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं, अब आपको याद खुद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ो, एक्टिव रिकॉलिंग करो, एनसीईआरटी बंद कर दो और जो जो याद है वो पूरा लिख दो। फिर एनसीईआरटी से मैच करो कि मेरा क्या छूट गया। और आप में से आई गेस सबके मैंने क्लासरूम नोट्स तो प्रिपेयर्ड होंगे, तो क्लासरूम नोट्स भी पढ़ने होते हैं। क्योंकि क्लासरूम नोट्स क्यों लिखवाए जाते हैं, ताकि आपको एनसीईआरटी समझ आए। अगर आप सीधा एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा और कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने क्लास अटेंड की है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपके पास नोट्स हैं, तो आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। अब हमारे पास कितना टाइम बचा है, शायद 3 महीने बचे होंगे, क्योंकि 1 महीना बोर्ड का निकाल लेते हैं, तो 3 महीने बचे हैं। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 90 दिन है। 90 दिन में से मैं मान लेती हूँ 1 महीना आप बायो नहीं पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर रिवीजन में चला जाएगा।
2 महीना मैं मान लेती हूँ कि आप जूलॉजी बॉटनी को पढ़ोगे, तो आपको 60 दिन में बायो में कितने चैप्टर्स हैं? 32 चैप्टर्स करने हैं, मतलब 2 दिन में एक चैप्टर करना है। अगर आप दिन में 2 घंटे भी लेके बैठते हो ना बायो, तो भी आप आराम से 60 दिन में 32 चैप्टर्स कवर कर सकते हो। इसीलिए ज्यादा टाइम किसको देना है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायो को टाइम देना है, और इस टाइम में बार बार क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी करने हैं और पीवाईक्यूज भी करने हैं। और पीवाईक्यूज वो नहीं अब 2001 या 2002 वाले पीवाईक्यूज कर रहे हो, उनको बंद करके रख दो। पीवाईक्यूज कितने करने हैं? लास्ट 10 to 15 ईयर्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा पुराने नहीं करने। इतने कर लोगे ना वो मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा पीवाईक्यूज करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसा होता है कि एक बार में सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं? कुछ तो ऐसे भी होते होंगे जो नहीं होते होंगे, या सारे हो जाते हैं एक बार में? नहीं होते ना। तो जब आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये आप बायो में भी लगा सकते हो और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्वेश्चंस करने बैठे, पहला क्वेश्चन आपसे हो गया, मतलब इजी था, थ्योरी का क्वेश्चन था, तो वो आपको पढ़ते ही आ गया और आपने उस क्वेश्चन को कर लिया। तो आप उस क्वेश्चन के बगल में नंबर लिख दो ए। आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही हो गया तो ए लिख दिया उसके पास। सेकंड पढ़ा, वो भी पढ़ते ही हो गया, उसके पास भी ए लिख दिया। थर्ड पढ़ा, वो भी पढ़ते ही हो गया, उसके पास भी ए लिख दिया। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीधा थ्योरी में से आ रहे हैं। जो क्वेश्चन सीधा थ्योरी में से आ रहे हैं तो ये अभी कर लिए तो ये तो बाद में भी कर लोगे, इनको बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप 5th क्वेश्चन पे पहुंचे और 5th क्वेश्चन कोई ट्रिक क्वेश्चन था, या तो वो ट्रिक क्वेश्चन था या ऐसा क्वेश्चन था जो है एनसीईआरटी में से ही, लेकिन या तो वो एनसीईआरटी की समरी में से है या वो एनसीईआरटी के डायग्राम में से है। तो एनसीईआरटी की समरी भी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम्स के नीचे जो लिखा हुआ होता है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बायोटेक्नोलॉजी में बताती हूँ, आरओपी है ना, पीबीआर 322 के नीचे लिखा हुआ है, वो आपको डायग्राम के नीचे ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। इसीलिए एनसीईआरटी की समरी भी पढ़नी है और डायग्राम्स भी पढ़ने हैं। तो जो कैटेगरी बी के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधा थ्योरी के क्वेश्चन नहीं है लेकिन है एनसीईआरटी में से ही। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या लेबल कर लोगे? बी। तो इनको हम ऐसे क्वेश्चन बोल देते हैं जो या तो ट्रिक क्वेश्चन थे या ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें हम क्या करते हैं? ब्लंडर, जिनमें हम गलती करते हैं, क्योंकि थ्योरी हमेशा याद रहती है, या तो समरी या हम नहीं पढ़ के जाते या हम डायग्राम्स नहीं देख के जाते। और सी कैटेगरी वाले वो क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस आपसे हुए ही नहीं, ये क्वेश्चंस बहुत हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन करना है तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को वापस नहीं करना, ये इजी थे, थ्योरी पढ़ते ही हो गए थे, बाद में भी हो जाएंगे। फोकस सबसे ज्यादा किस पे करना है? बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, क्योंकि सी कैटेगरी वाले हार्ड क्वेश्चंस थे, ये अभी नहीं हुए तो नीट में भी नहीं होंगे। और बी कैटेगरी वाले ऐसे थे जिनमें आपने ब्लंडर किया था, तो जिनमें ब्लंडर किया था वो चीज याद रखनी है, अभी ब्लंडर किया है तो बाद में भी हो सकता है। और स्पेशली बायो में डेट्स, साइंटिस्ट के नाम और ईयर्स, इनको कैसे याद करते हो? याद हो जाते हैं ये? इनके लिए एक सेपरेट रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप किसी भी टॉपर से बात करोगे या किसी भी ऐसे बंदे से बात करोगे जिसने 360 स्कोर किए हैं तो आप देखोगे, क्योंकि ये चीजें बार बार पढ़ोगे बार बार भूल जाओगे। इससे अच्छा क्या है, एक छोटी सी डायरी लो, मार्केट में मिल जाएगी 10-15 रुपए की। उस डायरी को, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर लिखा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें मैंने साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, साइंटिस्ट ने क्या क्या किया, कौन से ईयर में किया, ये सब चीजें लिख ली, और ये डायरी अपने पास रखो, कभी भी खोल के देख लो, याद आ जाएगा। लेकिन बार बार अगर करने बैठेंगे तो एक चैप्टर करेंगे, पिछले का भूल जाएंगे, पिछले का करेंगे, उसका भूल जाएंगे। तो ईयर्स और साइंटिस्ट के नाम और डेट्स, इनके लिए आप एक छोटी सी डायरी लिखो, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओ वैसे वैसे उस डायरी में लिखते जाओ। तो इन चीजों की आपके पास एक डायरी होगी, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये फ्री के नंबर देके जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं सोचना होता। अगर आपने वो डायरी मेंटेन कर रखी तो आपके +4 हो गए, लेकिन अगर आपने नहीं कर रखी तो सीधे क्वेश्चन में -5 कट गए ना, अगर आप गलत करके आ गए तो।
इसीलिए ये फ्री के नंबर है, इन फ्री के नंबर के लिए कुछ नहीं करना, एक छोटी सी डायरी लिखनी है और उसमें ये सारा डेटा लिखना है। और कभी भी एनसीईआरटी की समरी को मिस नहीं करना, क्योंकि कुछ चीजें एनसीईआरटी समरी में लिखती है। फॉर एग्जाम्पल भी मैं बता देती हूँ, इनफर्टिलिटी 2 इयर्स के अनप्रोटेक्टेड कोहिबिशन के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, दैट इज इनफर्टिलिटी। ये आपको पूरी थ्योरी में कहीं नहीं मिलेगा 2 इयर्स लिखा हुआ, सिर्फ कहाँ मिलेगा, समरी में। अब पेपर में आ जाएगा तो ऐसे बोलोगे आउट ऑफ एनसीईआरटी है, नहीं है, एनसीईआरटी में से ही है, लेकिन चैप्टर में कहीं भी नहीं था, कहाँ था, समरी में। तो समरी भी पढ़नी है, डायग्राम्स भी पढ़ने हैं, और डायग्राम्स की प्रैक्टिस पेपर से 2-3 दिन पहले वापस करके जानी है, ठीक है। आपको एक बुकलेट भी आपको गूगल पे भी डायग्राम्स मिल जाएंगे जिन पे ABCD लिखा हुआ होगा, लेबलिंग नहीं लिखी हुई होगी, तो उनको देख के याद करो कि यहाँ ये लिखा था, यहाँ ये लिखा था, यहाँ ये लिखा था। अगर आप ये फॉलो करते हो, रिवीजन करो, क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, डेटा के लिए एक छोटी सी डायरी मेंटेन करो, समरी पढ़ो, ये सब चीजें अगर आप करते हो तो बहुत इजीली यू विल स्कोर 360 आउट ऑफ 360, क्योंकि पेपर यहीं से आएगा यार। एक पेपर कहाँ से बनाएगा एग्जामिनर, इन 2 किताबों में से ही तो बनाएगा। इन 2 किताबों में से सब कुछ पढ़ लिया तो कैसे पॉसिबल है कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। एटलीस्ट 350 तो बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। हो सकता है कि 10 नंबर तुम ब्लंडर करके आओ तो कट जाए, OMR भरने में दिक्कत कर दी, या फिर सही याद था लेकिन गलत भर दिया, ये भी चीजें हमारे साथ होती हैं। तो हो सकता है उसके 1-2 नंबर काट ले, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन फिर भी आप बहुत इजीली 350 या 340 प्लस स्कोर कर सकते हो। इसीलिए ये सब चीजें करके देखो। इफ यू फाइंड इंप्रूवमेंट देन टेल मी, डू इट फॉर 7 डेज, 7 दिन करके देखो। किसी की बातों पे विश्वास मत करो कि मैम ने बोला है तो करना है, नहीं, किसी ने बोला है करके देखो, अगर लगता है इंप्रूवमेंट है तो कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट।